मैं डॉक्टर पी के गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर SGPGI। जैसा कि पूरे लखनऊ को पता है कि आज SGPGI में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है और इसमें प्रोफेसर नारायण प्रसाद की मुख्य भूमिका है। इसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हैं हमारे बीच प्रोफेसर संजीव गुलाटी, जो कि प्रोफेसर फैकल्टी के पोजीशन पर रहे हैं SGPGI में और वर्तमान में फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में किडनी एंड न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चेयरमैन हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर संजीव गुलाटी सर अपना परिचय दें। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि संजय गांधी PGI में मैं वापस आने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ पे 2006 तक एडिशनल प्रोफेसर रहा हूँ नेफ्रोलॉजी विभाग में, और उसके बाद अभी आजकल चेयरमैन हूँ फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स NCR, और आई एम इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। सर आज मुलाकात हुई आपसे और सो काइंड ऑफ यू कि आपने समय दिया, और आपका टॉपिक है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बोन डिजीज़ के बारे में आपका व्याख्यान है। और चूँकि पब्लिक कनेक्ट का एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा जो आम लोगों के हित में होगा। तो सबसे पहले बताइए सर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है बच्चों में? बच्चों में जो किडनी की सबसे कॉमन बीमारी है उसे एक हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि किडनी में फिल्टर्स लगे होते हैं। आप समझ लीजिए जैसे चाय की छलनी होती है वैसे फिल्टर लगे होते हैं, और उसके नॉर्मल काम क्या होता है फिल्टर का, जब खून आता है उसमें से जो नीचे सिर्फ पानी निकलता है और जहर निकलता है, और जो प्रोटीन है वो फिल्टर हो जाता है। तो इसमें क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फिल्टर्स के छेद मोटे हो जाते हैं, जिसके कारण जो प्रोटीन फिल्टर आउट हो रहा था, यानी फिर वो प्रोटीन हमें चाहिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो वो प्रोटीन भी लीक हो जाता है। तो एक तरह से इसमें किडनी डैमेज नहीं होता, और ये एक बहुत कम किडनी की बीमारियां हैं जो दवाइयों से ठीक होती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम उनमें से एक है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर सही समय पे आप तक अगर पहुंच जाए बच्चे, तो लगभग 99% क्योर है इसका। बिल्कुल। पिछले जो हमारे 30 साल का अनुभव है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है, देखिए साइंस में 100% कुछ नहीं होता क्योर होता, लेकिन इसमें 90% से ऊपर क्योर रेट है। और बहुत सारे हमारे पास आजकल अभी ऐसे बच्चे हैं जिनको था नेफ्रोटिक सिंड्रोम बचपन में, अब वो बिल्कुल ठीक होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सर, बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हड्डियां हैं वो प्रभावित होती हैं। उसमें आपने बताया है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स होने की संभावना रहती है, तो इसका क्या वजह है सर? तो ये एक बहुत ही निग्लेक्टेड एस्पेक्ट रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और ये एक बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि जो रिसर्च हमने शुरू की थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, जो हड्डियों की बीमारी की, संजय गांधी PGI में ही लगभग 20-25 साल पहले हमने शुरुआती तौर पे ये रिसर्च शुरू की। और ये बहुत निग्लेक्टेड एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम को तो क्योर कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हड्डियों का मामला रह जाता है। तो इसमें जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हड्डियां कमजोर होती है वो कई कारणवश होती है। राइट। एक तो जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें जब छलनी बड़ी हो जाती है, छेद मोटे हो जाते हैं, तो आपको प्रोटीन लीक करता है। तो एक तो प्रोटीन अपने आप चाहिए हड्डियों में, साथ साथ एक खास किस्म का प्रोटीन ब्लड में होता है जो विटामिन डी को बाइंड करता है, तो विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन बोला जाता है, तो वो भी साथ लीक करता है। और कुछ कैल्शियम भी लीक करता है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है। ये एक प्रॉब्लम है। ऊपर से हम दवाइयां ऐसी देते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पिलर ऑफ ट्रीटमेंट आज तक रहा है और अभी भी है पिछले लगभग 40-50 सालों से, वो स्टेरॉइड्स यानी प्रेडनिसोलोन है। प्रेडनिसोलोन अपने आप में ही हड्डियों को कमजोर करती है। एक बड़ी दुविधा की बात है कि हम क्या एक बीमारी को तो ठीक कर रहे हैं और उसके साथ साथ इन बच्चों को जिनका पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है एक दूसरी बीमारी के रिस्क पे डाल रहे हैं। तो सर, आप तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और विदेशों में भी काफ़ी, आपने कनाडा में भी आप रहे हैं, तो सर ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे पहचाने लोग कि भाई हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं? क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आप एडवाइस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये अब
हमारी रिसर्च बता चुकी है कि इन बच्चों में हड्डियां कमजोर होंगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हमने देखना है कि इन बच्चों को हड्डियों की बीमारी हो ही ना, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, स्टेरॉइड देने ही देने हैं। तो इसमें हमने एक रिसर्च करके दिखाई कि जैसे ही आप इनको प्रेडिजोलोन शुरू करते हो तो आपको जब तक प्रेडिजोलोन देंगे साथ कैल्शियम विटामिन डी साथ साथ देना है, और अगर आप ये देते हैं तो यही अपने आप में इनको आगे जाके हड्डियों की बीमारी से बचा सकता है। और तो पहला मैसेज तो यही है। साथ साथ कुछ दवाइयाँ हम एसिडिटी की भी देते हैं इनको, जैसे पेंटोपराजोल, वो भी हड्डियों को कमजोर करती है। तो ये चीज आ जाती है, एक अलग कारण होता है। तीसरा कारण, जब बच्चा बीमार होता है तो एक्टिव नहीं रहता, थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। तो अगर आपने अपनी हड्डियां कमजोर करनी है, और ये सबके लिए, आप लोगों के लिए भी है जो लोग स्वस्थ हैं, कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और चौथा, एक थोड़ा सरप्राइज होगा कि जो हमारा बोन मास है, जो डेवलपमेंट होती है, वो पहले 20 साल में होती है। जैसे कि आप यही समझ लें कि आपका 60 साल का आप कार्य करते हैं और पूंजी एक जमा करते हैं और फिर उसको रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल करते हैं। जो बोन वाली पूंजी है वो तो केवल 20 साल तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग नहीं होती। तो आपने पहले 20 साल में हम सबको सतर्क रहना है कि अपनी बोन को स्ट्रेंथन करें। जो लोग नहीं करते आगे जाके उनको फ्रैक्चर्स झेलने पड़ते हैं। बोन बैंक जो है एक तरीके बोन से बैंक पहले 20 साल में डेवलप हो जाता है। डेवलप कीजिए अपना, बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए विशेष रूप से आपका सुझाव रहता है कि बच्चे खेलें, एक्सरसाइज करें, बना के एक्टिविटी करें। राइट। तो एज ए पैथोलॉजिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जैसे बच्चों में प्रॉब्लम आती है तो सूजन आ जाती है आंखों के सामने, थोड़ा सा जब सो के उठते हैं बच्चे तो चेहरे पे सूजन, तो इमीडिएटली वो पैथोलॉजिस्ट के पास रस करते हैं आपके सुपरविजन में। तो एक बेसिक यूरिन टेस्ट कराया जाता है उसमें, बहुत ही सिंपल, फिर किडनी फंक्शन टेस्ट है। तो इतना अगर जब आए तो इमीडिएटली आप पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, और 99% जैसा आपने कहा कि उसका इलाज संभव है, बहुत इजी इलाज है, सस्ता इलाज है। और यही नहीं, जो प्रेडनिसोलोन, आप एक एक्सपर्ट के पास जाए, पहली बात तो, चाहे वो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हो तो बेहतर है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इसमें प्रेडनिसोलोन दवाई देनी है। प्रॉब्लम है कि ये नहीं जानते कि कितनी दवाई देना सेफ है, कितनी देर तक देना सेफ है। और ये मैं आपको एक पेशेंट के, रियल लाइफ पेशेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं कि कैसे ये हमारे सामने आई कि ये बच्चों में हड्डियों की बीमारी होती है। तो ये लगभग आज से मुझे लगता है 25 साल पहले की बात है कि हमारे पास एक बच्ची लेके आए, एक सज्जन जो खुद एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिशनर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो वो बच्ची को अभी भी मुझे याद है, मैं ओपीडी में बैठा हुआ तो उठा के लाए। तो देखने में तो बच्ची, मैंने कहा आप उसको उठा के क्यों ला रहे हैं, इनको खड़ा कीजिए, चलिए। कहते डॉक्टर साहब ये तो चल ही नहीं पा रही है। मैंने कहा क्यों नहीं चल पा रही है? कहती है ये इसको हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। हमने जब देखा तो पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला जी उनको 2 साल की उम्र पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। अब पहली बार उन्होंने किसी डॉक्टर से संपर्क किया, उन्होंने देखा, उन्होंने ओमनाकॉर्डिल दी और वो ठीक हो गई। तो अब ये सज्जन क्वालिफाइड थे नहीं, तो इन्होंने जब दोबारा हुआ तो इन्होंने कहा ये नेफ्रोटिक तो स्टेरॉइड देते हैं, मैं स्टेरॉइड ही दे देता हूँ। अगले 6 साल स्टेरॉइड पे ही रखा। दैट इज द रियल सिचुएशन। हाँ, ये रियल लाइफ स्टोरी है। कोई इसमें, मेरे पास उस बच्ची का चित्र भी है आज भी डेट में। तो हम भी एकदम, इनका ये इतनी वीक कैसे हो गई? तो हमने देखा कि इसमें तो सीधा सीधा समझ आया। उसका पूरा हमने बोन डेंसिटी की, ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ देखा, किडनी फंक्शन नॉर्मल था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतने सालों से स्टेरॉइड मिला था, हड्डियां एकदम ब्रिटल हो गई थी। तो हमने फिर उसको कैल्शियम विटामिन डी दिया, प्रोटीन दिया। पहले तो उसका फिल्टर्स टाइट किए, रिमिशन में, यानी प्रोटीन नील किया विद साइक्लोफॉस्फेमाइड, जो एक फ्रंटलाइन दवाई थी उस समय, आज भी है। और फिर उसके साथ साथ हमने उसको एलेंड्रोनेट नाम की दवाई दी, उसकी हड्डियां बिल्डअप करी। और उसके बाद 2 साल के एंड पे उसकी बोन डेंसिटी नॉर्मल पे आ गई। और जो बच्ची अपने पिताजी की गोद में हमारे पास आई थी, वो दोबारा मिलने आई तो उसके फादर ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने इसको इतना स्वस्थ बना दिया है कि आज ये स्कूल अपना साइकिल करके जाती है। पूरे मुझे एकदम स्पष्ट याद है। तो ये एक आई ओपनर था हमें, और ये इससे हमारे आगे रिसर्च प्रोग्रेस हुई, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हुई।
और वर्ल्ड की जो किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम्स की एक गाइडलाइंस आती है 2025। पहले लोगों ने इसको माना नहीं, वैसे ये भी आपको एक सिलसिला बता दें कि हमने स्टडी करी, उसके ऊपर एक स्टडी करी कि कितने लोगों को होता है, तो हमने देखा 100 बच्चों को अगर आप ट्रीट करें तो 70 लोगों में ये बच्चों में आ जाती है। किन बच्चों में आती है? जिनको बार बार स्टेरॉइड देते हैं, फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, स्टेरॉइड डिपेंडेंट। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव सेकेंड लाइन थेरेपीज पे जल्दी जाना चाहिए, ये हमने किया है। फिर हमने देखा कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उसमें हमने देखा 1 साल की स्टडी की, कैल्शियम विटामिन डी दिया, उनकी बोन डेंसिटी इंप्रूव हो गई। एक अमेरिका से स्टडी आई बहुत अच्छी जर्नल में, और उन्होंने कहा जी ये सब कुछ होता ही नहीं है, ये सब हमने देखा है अपने बच्चों में, हमारे में तो ये चीज मिल नहीं रही है, तो ऐसा कुछ नाम की चीज नहीं है। तो उस समय मैं कनाडा में था, तो वो जो रिसर्च पेपर आया तो हमने उसका एक अपने कैनेडियन कलीग्स से डिटेल में एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, बहुत खामियां पाई गई उस पेपर में। तो हमने उस बेसिस पे एक और पेपर लिखा जो उसी जर्नल को छापना पड़ा। तो हमने कहा जी ये 10 खामियां निकली इसमें, कि ये आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कोई कोरिलेशन ही नहीं देखा कि भाई जिसको ज्यादा स्टेरॉइड मिल रहा है उसमें है या नहीं। उन्होंने कहा जी हमने इतने 50 बच्चे देखे, 50 बच्चों को इतनी डोज मिली थी, हमने देखा कि इनको नहीं है। दूसरा, आप वहां पे कैल्शियम विटामिन डी तो वैसे ही सप्लीमेंट होता है, आप बटर लेंगे तो बटर में कैल्शियम विटामिन डी होता है, दूध है तो दूध में विटामिन डी होता है। हमने कहा जी आपका डाइट एनालिसिस तो दिखाओ कि कितना कैल्शियम विटामिन डी दे रहे थे, इनको तो मिल ही रहा था पहले, वो उनके पास नहीं था। तो कहने का मतलब कि वो जर्नल ने ये माना कि ये जो हम बात कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, और इसके बाद हमारी और भी स्टडीज आई, और फाइनली 2025 में किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम्स का एक गाइडलाइंस निकलती है, और उसमें पहली बार उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है और उसको अगर आप प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, तो हम ये जो संजय गांधी पीजीआई से जो रिसर्च आई है डॉक्टर गुलाटी द्वारा, वो ये क्लियर कट बता रही है कि इनको कैल्शियम विटामिन डी दो तो ये इससे बच सकेंगे। ये ऐसा ही नहीं, एक और पेपर आया था जो किडनी इंटरनेशनल नामक एक जर्नल में छपा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराने बच्चों को देखा जिनको बचपन में कभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ था, तो उन्होंने 65 लोगों को बुला लिया वापस, और उनकी उन्होंने बोन डेंसिटी करके देखी। उन्होंने कहा जी वो बीमारी तो चली गई थी, उन्होंने देखा बोन्स कमजोर हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च आई थी जो हमारी रिसर्च को वैलिडेट कर रही थी। और उसके बाद मेरी ये नहीं, 2-3 अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से स्टडीज आई जिन्होंने भी ये वैलिडेट किया कि भाई जो कह रहे हैं इनको कैल्शियम विटामिन डी देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब एसजीपीजीआई में जब आप थे तो उस समय से आपके दिमाग में ये बीमारी का रिसर्च के लिए आया, रिसर्च का चला, अल्टीमेटली ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ है। राइट। तो इसका मतलब स्टेरॉइड तो वंडर ड्रग है, लेकिन इसको कैसे देना है, इसके साथ और क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कितना देने के बाद आपने रुक जाना है। राइट। क्योंकि आज की डेट में देखिए हमारे पास स्टेरॉइड्स के ऑल्टरनेटिव बहुत आ गए हैं। एक जमाना था जब हमारे पास स्टेरॉइड्स नहीं थे, साइक्लोफॉस्फेमाइड की कोई दवाई नहीं थी उसके। आज की डेट में हमारे 5 अलग दवाइयां आ गई हैं। तो हमें ये चौकन्ना रहना है कि एक बीमारी जो हमें मालूम है बहुत अच्छे क्योर में है, तो ऐसी उसकी दवा ना दें दैट द क्योर बिकम्स वर्स देन द डिजीज। जब बीमारी से बढ़ के उसकी दवा ना मरीज को परेशान करे। तो स्पेशली बच्चों के माता पिता आपके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या, उनके माता पिता को क्या आप संदेश देंगे कि जो इस तरीके की नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में हैं, तो वो क्या करें, कैसे देखभाल करें जिससे उनका बोन जो हेल्थ जो है वर्स ना हो, खराब ना हो? देखिए, एक तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीजें। विटामिन डी आजकल मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है, बाहर लोग बच्चे खेलते कम है, टाइम ही नहीं मिलता। तो कैल्शियम जरूर दें, कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी के, जनरल बच्चों के लिए जरूरत है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, हाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो अनिवार्य है। बाकी जनरल बच्चों में बीच बीच में चेक कर लें, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती जा रही है। और आप मुझे आई एम श्योर कि आपके यहाँ भी अगर आप लैब में विटामिन डी वालों डेटा निकालेंगे तो हम सब में और लोग बच्चों में खासकर विटामिन डी कॉमन है डेफिशिएंसी। तो बीच बीच में चेक रखें कि विटामिन डी कम तो नहीं है, उसको विटामिन डी सप्लीमेंट दें, डाइट अच्छी रखें, एक्टिविटी एक्सरसाइज करें। और पहले 20 साल में हमें ये
बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि जस्ट बोन बैंक को बिल्ड करना है, जैसे आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। तो सर आपका व्याख्यान है और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे समय दिया। और बस आखिरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ब्लड टेस्ट है, उसमें कौन कौन सा ब्लड टेस्ट बीच बीच में इन लोगों को कराना चाहिए, स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो बच्चे तो हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तो एक्सपर्ट की गाइडेंस में रहे, जो लोग जानते हैं इस बीमारी के बारे में, चाहे अगर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं उपलब्ध है तो नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई पीडियाट्रिशियन जिनको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। और इसके टेस्ट महंगे नहीं है, कि जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, साथ साथ सीरम एल्बुमिन, सीरम कैल्शियम, पीरियोडिकली बीच बीच में विटामिन डी भी कराएं। पीटीएच का भी रोल हो सकता है? पीटीएच अगर जरूरत, अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है बच्चे को, तो पीटीएच लेवल महंगा टेस्ट है। अच्छा। एक अल्कलाइन फॉस्फेटेस करा लें तो दैट इज अ पुअर मैन्स पीटीएच हम बोलते हैं, तो ये करा सकते हैं। और जहां ज्यादा डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, हम लोग बोन डेंसिटी कराते हैं, जो कंप्यूटराइज, उसकी भी कई वैल्यूज होती हैं, तो हम स्पाइन का करा लेते हैं, क्योंकि एक महंगा टेस्ट है। और जिनको बार बार स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं उन हाई रिस्क पेशेंट्स में ये कराते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आपसे बाद में भी कुछ चर्चा होगी। और आज आपका व्याख्यान भी है, और लखनऊ में आप आए हैं, और स्पेशली दिल्ली से और लखनऊ से बीच बीच में आपका हमेशा आना जाना रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए और देखने के लिए। नहीं, आगे भी देखिए, मैं ये एक बहुत ही आई मीन सराहनीय कार्य जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज इज पावर। लेकिन मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा अनसाइंटिफिक, अनवैलिडेटेड कंटेंट है। तो ऐसे में प्लीज आप एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, एक्सपर्ट्स को सुनिए, वही सोशल मीडिया चैनल्स को सुनिए जो लग रहा है अथॉरिटेटिव है। यहाँ 20-20, 30-30 साल के लोग सोशल मीडिया पे आए हुए हैं, और हमें 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में। तो आप और उसकी क्वालिफिकेशन देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, जो आपको ये एडवाइस दे रहा है, तो प्लीज बी अलर्ट। और इसी में मैं मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक, जिसमें हम लेटेस्ट साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिसर्च पे वीडियोस बनाते हैं और आप तक जाने की ये रिसर्च पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर। क्योंकि मैं देख रहा था सर की डिग्री, ही इज़ MD DNB DM नेफ्रोलॉजी, मतलब ही इज़ वेरी अथॉरिटी इन पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।